हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि। तो गाइज ये क्या है, इंडिया ईयर बुक 2021 का सार है गाइज, यानी कि जो आप भारत 2021 देखते हैं ना, उसका सार है गाइज। यहाँ पे हम जो है अब चैप्टर नंबर करेंगे 19, जो कि है विधि और न्याय। चलिए गाइज, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे चैप्टर कर चुके हैं। अब हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 19 पे। ठीक है गाइज, थोड़े से और हैं यहाँ पे, कुछ 50 पेजेस और हैं, वो फटाफट हो जाएंगे। तो गाइज चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आज करेंगे चैप्टर नंबर 19, कौन सा, विधि और न्याय। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस बुक के जस्ट ख़त्म होने के बाद हम दूसरी करंट की एक बुक स्टार्ट करेंगे गाइज, मे बी घटना चक्र दृष्टि की, या फिर घटना सार, जो भी मार्केट में अभी आ जाती है जल्दी। अगर गाइज कोई बुक आई हो अभी भी तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये बुक आ चुकी है, तो मैम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस फिर हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। काफ़ी बहुत बड़ा भी नहीं है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा गाइज। चलिए हम फिर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने 1833 में चार्टर अधिनियम 1833 बनाया था और इस अधिनियम में पहली बार एक ही प्राधिकार गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को विधायी शक्ति प्रदान की थी। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत के बाद क्या है, गठित भारतीय विधानमंडल ने विधायी शक्तियों का प्रयोग किया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होने के बाद इसके अंतर्गत गठित भारतीय विधायिका ने विधायी शक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और इसकी विधायिका ने इंडिया ऑर्डर 1947 द्वारा रूपांतरित भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 को प्रावधानों के अंतर्गत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को लागू भारत के संविधान के अंतर्गत संसद को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई। आगे गाइस यहाँ पे एक बॉक्स है, इससे पहले हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें लिखा है विधि। तो इस यहाँ लिखा है विधि और न्याय मंत्रालय ने 3 विभागों, विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग। तो विधि कार्य विभाग को कानूनी कामकाज सौंपा गया, जिसमें संविधान और कानूनों की व्याख्या, मुकदमेबाजी, कानूनी पेशे, कानूनों में सुधार, दीवानी कानूनों के मामले में विदेशों के साथ संधियां तथा। तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन रह गई है, इसमें आगे लिखा है तथा समझौते, भारतीय विधि सेवा सहित विधि सेवाएं आदि। ठीक है, और इसके बाद भी एक लाइन है जिसमें लिखा है विधायी विभाग को केंद्र सरकार के कानूनों के लिए विधायी प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। फिर गाइस आगे है, चलिए आगे इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है न्याय विभाग को भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके त्यागपत्र और उन्हें हटाने का कार्य दिया गया है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, विधि के स्रोत। तो इसमें लिखा है भारत में विधि के प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि कानून, पारंपरिक कस्टमरी कानून और निर्णय विधि यानी कि केस लॉ है। फिर कानून संसद और राज्य तथा केंद्रीय प्रदेशों की विधानसभाएं बनाती है। फिर इसके अलावा अनेक अधीनस्थ कानून हैं जिन्हें नियमों, विनियमों और उप कानूनों के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों द्वारा बनाया गया है। फिर गाइस आगे लिखा है कि ये अधीनस्थ कानून संसद तथा संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक फैसले कानूनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतों उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए बाध्य है। फिर स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो वैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं है, उन्हें भी मान्यता प्राप्त है और कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय अदालतें इन्हें भी ध्यान में रखती हैं। चलिए दोस्तों, एक बार इस बॉक्स में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन। तो यहाँ लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों को सुनिश्चित करने हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय
कि इस विधेयक में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी। लिखा है संशोधन के अंतर्गत मामले का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर लिखा है यहाँ पे CWC सदस्यों की नियुक्ति संबंधित योग्यता मापदंडों को परिभाषित करने और पहले से अनिर्धारित अपराधों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का विधेयक के प्रस्ताव में उल्लेख है। फिर ध्यात है कि 24 मार्च 2021 को इस संशोधन विधेयक है उसको लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। आगे गाइस यहाँ पे एक और बॉक्स है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 25 मार्च 2021। यह अधिनियम गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यदि 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। 20 सप्ताह गाइस ये मान लेते हैं हम, कुछ 5 महीने 4.5-5 महीने के आसपास गाइस। तो इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के मध्य गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह की ज़रूरत होगी। इसमें विवाहित महिला या उनके पति के स्थान पर महिला या उनका पार्टनर का संशोधन किया गया है। ठीक है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि विवाहित महिला और पति यानी कि एक ये विवाहित जोड़ा ही कर सकता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे चेंज करके महिला और उनका पार्टनर कर दिया गया। अगर ये विवाहित नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? कानून बनाना। तो गाइस यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पेज सही से आया नहीं है बट मैं पढ़ दूंगी। ठीक है, इसमें लिखा है कि केंद्र सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के मामले पर विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। फिर इसके आगे लिखा है राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है गई? संसद को है। ठीक है, और समवर्ती सूची में जो शामिल विषय हैं उस पर संसद और जो विधानमंडल है दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन विरोध की स्थिति अगर आती है तो संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वो प्रभावी माना जाएगा, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है विरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून तब तक निष्प्रभावी होंगे जब तक परवर्ती कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती है और ऐसी स्थिति में वह उस राज्य में प्रभावी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ लिखा है न्यायपालिका जुडिशरी। तो भारत का उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष है, यानी कि वो क्या है? सर्वोच्चतम संस्था है। ठीक है, फिर लिखा है प्रत्येक राज्य और राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय है और राज्यों का समूह मतलब एक से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का अनुक्रम है। फिर कुछ राज्य में छोटे मोटे और स्थानीय प्रकृति के दीवानी और जो फौजदारी विवादों का निपटारा करने के लिए क्या है? न्याय पंचायत है, पंचायत अदालत है, ग्राम कचहरी आदि नामों से पंचायत अदालत काम कर रही हैं। तो लिखा है इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्यों के कानून उपलब्ध है। फिर लिखा है प्रत्येक जिले में शीर्ष अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश की होती है। यह जिला अदालत दीवानी न्याय सीमा की प्रधान अदालत है और इसमें मृत्युदंड दिए जाने वाले मामलों सहित हर तरह के अपराधों का चलाया जा सकता है। फिर जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी हैं। फिर दीवानी अदालतों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं। गाइस हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट। लिखा है 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय ने एक संविधान के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। कब? 26 जनवरी 1950 में। तो गाइस यहाँ लिखा भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है। 1950 के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश मतलब एक प्रधान न्यायाधीश यानी कि जो हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जो है अधीनस्थ न्यायाधीश की व्याख्या की गई है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है? संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया। 1950 में 7 कर दिया, में 1950
1966 में 10 हो गई, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में हो गए थे 25 और 2009 में हो गए 30। ठीक है गाइस, हालांकि अभी हैं, अभी हम देखते हैं आगे लिखा होगा। तो वैसे यहाँ लिखा है उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर देखी गई, क्या कर दी गई है 31, यानी कि मतलब जो अन्य न्यायाधीश हो वो हो गए 31 ही 33, तो अन्य न्यायाधीश हो गए 33 प्लस एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल हो गए आपके 34। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। ये सब आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे। वे कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय और ऐसी ही 2 या अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और कम से कम 10 वर्ष के लिए 2 या अधिक ऐसी ही अदालतों में अधिवक्ता रह चुका हो, और राष्ट्रपति की राय में वो क्या है, एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल उसी स्थिति में हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन में संबोधन के बाद क्या है, राष्ट्रपति आदेश पारित करे। यानी यहाँ बात हो रही है महाभियोग की। तो इसके लिए सदन में कुछ सदस्यों का बहुमत और 2/3 सदस्यों की मंजूरी और मतदान जरूरी है। फिर कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है उसे किसी भी न्यायालय अथवा भारत के अन्य किसी प्राधिकरण में वकालत करने पर रोक है। मतलब जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद वो वकालत नहीं कर सकता। फिर उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में होती है। उच्चतम न्यायालय के 2013 के नियमों ने 1966 के नियमों का स्थान लिया है। ये नियम उच्चतम न्यायालय के कामकाज और उनकी कार्यवाही को नियमित करने के लिए संविधान के आर्टिकल 145 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति क्या नाम है उनका, एन.वी. रमन भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का प्रमुख है। और देश में अभी कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं, 25। वैसे अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारे पास कितने राज्य हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है, हमारे पास जो हाई कोर्ट हैं वो है 25। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक से अधिक राज्य होते हैं उसका एक उच्चतम न्यायालय हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है केंद्रीय प्रदेश के केवल दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है, और अन्य 6 जो केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यानी कि 28 + 8 में आपके टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ एक है ऐसा, दिल्ली, जिसमें आपका हाई कोर्ट है, बाकी में नहीं है। बाकी 7 में क्या है, इसके हाई कोर्ट जो बाकी के 24 हाई कोर्ट हैं उसमें से ही कोई एक है, मतलब राज्यों के हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। फिर है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की उम्र तक जो है कार्य करते हैं। फिर इसमें लिखा है कि न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य होने के लिए किसी को भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक कार्यालय संभालना हो, और इतनी ही मतलब 10 वर्ष तक इसने न्यायिक कार्यालय संभाला हो, और इतनी ही अवधि के लिए यानी कि 10 ही साल के लिए लगातार उच्च न्यायालय और ऐसी ही 2 या अधिक अदालतों में वकालत भी की हो 10 साल के लिए गाइस। ठीक है, चलिए हम एक बार यहाँ बॉक्स में क्या लिखा है देखते हैं। तो भारत 2021 ईयरबुक में उपरोक्त तथ्य दिया है, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के उपरांत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अपना उच्च न्यायालय हो गया है। ठीक है, एवं अन्य 5 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये गाइस इसमें लिखा है भारत 2021 ईयरबुक में कि जो आपका जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है उसका भी अपना क्या है, उच्च न्यायालय हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उनकी पीठ। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर आने वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों की देखरेख करने का क्या है, अधिकार है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की अगर हम बात करें तो लिखा है उच्चतम न्यायालय को
अधिकार है कि वे किसी भी व्यक्ति तथा प्राधिकरण या सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश आदेश दे सकता है अथवा रिट जारी कर सकता है। किसकी बात हुई? उच्चतम न्यायालय की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 21वां विधि आयोग। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है, विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन। तो लिखा है विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने तथा मौजूदा विधियों में समयानुकूल आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन का गठन किया जाता है। ये एक गैर सांविधिक निकाय है जो विधि और न्याय मंत्रालय के करीबी समन्वय और उनके सामान्य निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। अब लिखा है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कानूनों को संचित और संहिताबद्ध करने के साथ उसमें सुधार करना था। इसके पश्चात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ विधि आयोग 1853, 61 और 1879 में गठित किया गया था। फिर है आधुनिक भारत में विधियों को संहिताबद्ध स्वरूप प्रदान करने में इन विधि आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो गाइस आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान और इसमें प्रदत्त मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में बहुलवादी प्रजातांत्रिक समाज की आवश्यकताओं के मद्देनजर विधि सुधारों को नई दिशा प्राप्त हुई। फिर तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो तब से अब तक 3 वर्षीय कार्यकाल वाले कुल 20 विधि आयोग गठित किए गए थे, जिसमें से 20 विधि आयोग की कार्यावधि 31 अगस्त 2015 को समाप्त हुई है और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 21वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तो 15 मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान को 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो विधि आयोग के जो अन्य कार्य हैं उसकी बात करते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है जो कानून प्रासंगिक नहीं रहे उनकी पहचान करना और बेकार और अनावश्यक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश करना। फिर लिखा है नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो आपके हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नए कानूनों को लागू करने के संबंध में सुझाव देना और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड है कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना, जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के जरिए सरकार द्वारा उल्लिखित किया गया है। फोर्थ है आपका केंद्रीय राज्य को अपने द्वारा विचार किए सभी मुद्दे, विषयों और अध्ययन अनुसंधान पर केंद्र सरकार को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और इस रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही करने के लिए केंद्र और राज्य को सुझाव देना। फिर लिखा है यहाँ पे ज्ञातव्य है कि भारतीय विधि आयोग भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष पर गठित एक क्या है गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब इसमें संविधान में ये नहीं था गाइस, ये मूल संविधान में पहले ये नहीं था, ये गैर संवैधानिक निकाय है। गौरतलब है कि प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके MC शीतल वार्ड थे। गाइस यहाँ पे लिखा है न्यायिक प्रतिपादन और कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है न्याय प्रतिपादन और कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन की स्थापना 2011 में की गई थी। इसके 2 उद्देश्य हैं, एक न्याय देने में देरी और बकाया मामलों की संख्या कम कर न्याय की पहुंच बढ़ाना, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे संरचनात्मक बदलावों और निष्पादन और क्षमता के मानक तय कर जवाबदेही बढ़ाना है। फिर इस आगे है ई-अदालतें समेत मिशन मोड परियोजना कंप्यूटरीकरण। तो भारतीय न्याय व्यवस्था 2015 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के आधार पर इस परियोजना की संकल्पना की गई है। तो यहाँ पे वर्ष 2004 में ई समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक सह तदर्थ अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधान न्यायाधीश को रखा गया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। फिर लिखा है अधिकार विहीन लोगों के लिए न्याय की पहुँच, अधिकार विहीन लोगों की न्याय तक पहुंच बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के साथ साझेदारी में न्याय विभाग द्वारा 1 दशक का कार्यक्रम यानी कि 2008 से 2017 तक चलाया गया। तो इस आगे देखिए इस परियोजना को 8 UNDAF
राज्यों, ठीक है। UNDF राज्यों यानी कि कितने, 8। कौन कौन से हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा तक बढ़ाया गया है। फिर राष्ट्रीय मुकदमा नीति, तो भारत में विभिन्न अदालतों में लगभग 3.20 करोड़ मामले लंबित हैं और सबसे अधिक मामले सरकार से संबंधित हैं। फिर लिखा है कि राष्ट्रीय मुकदमा नीति 2017 के मसौदे में ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है जिससे मुकदमेबाजी को कम किया जा सके और उस पर रोक लगाई जा सके। फिर मध्यस्थता का संस्थापन, विधि विभाग ने भारत में मध्यस्थता व्यवस्था को संस्थागत प्रारूप देने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इसका अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश कौन, श्री BN श्रीकृष्ण को बनाया गया है और इन्होंने 30 जुलाई 2017 को विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण। विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा 1999 की धारा जो है 18 के अंतर्गत जून 2000 में की गई थी। फिर लिखा है प्रवर्तन एजेंसी, तो लिखा है पुलिस। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम और उसका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है, ठीक है। तो ये दोनों किसका विषय है, आपका राज्य का। तो पुलिस का रखरखाव और नियंत्रण राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्य में पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है। फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि क्या है, ITBP। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब, 1962 में चीन आक्रमण, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था गाइस, तब की बात है, के मद्देनजर की गई थी और इसकी स्थापना समन्वित छापेमार गुप्तचर और लड़ाकू बल के तहत की गई थी। फिर हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल की। तो इस सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है। तब क्या होता है, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसके राज्य पुलिस जो है तैनात थे, राज्य पुलिस बल तैनात थे। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में 25 बटालियन, 25 बटालियन और प्रत्येक 3 इकाई के साथ की गई थी और बल का जो मुख्यालय है, इस जो ये आपका बल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। फिर है असम राइफल की बात करते हैं। तो असम राइफल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई थी और ये भारत के सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं और इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, शिलोंग में मिलेगा। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आकस्मिक बल के रूप में अक्टूबर 1985 में की गई थी। इसमें सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस चुने हुए और अत्यधिक प्रेरित जवानों को शामिल किया गया है। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच ने किया था और स्वतंत्रता के बाद इसे नया नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया। तो यहाँ लिखा है हर वर्ष 25 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को अब हर वर्ष बल में वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखा है त्वरित कार्यवाही बल यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स RAF। तो यहाँ पे लिखा है वर्ष 1992 में CRPF की 10 बटालियन को मान्यता दी गई। 10 बटालियन को उन्हें त्वरित कार्यवाही बल की 10 बटालियन के में बदला गया और इसमें प्रत्येक में 4 इकाई थी। फिर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तो वर्ष 1969 में स्थापित केंद्रीय मतलब जो CISF है 59 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 303 इकाइयों को सुरक्षित और 87 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहा है। फिर इसमें लिखा है CISF इस समय 308 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, खान तेल क्षेत्र, रिफाइनरी, प्रमुख समुद्री बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग इस्पात संयंत्र, फर्टिलाइजर इकाई, हवाई अड्डे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ताप बिजली संयंत्र, संवेदनशील सरकारी इमारतें, यहाँ तक कि धरोहर स्मारक यानी कि ताजमहल हो गया, लाल किला सहित तथा प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की इकाइयाँ शामिल हैं। फिर हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की। तो यहाँ पे लिखा है जो SSB है भारतीय सीमा
की रखवाली करने वाला क्या है, नवीनतम बल है, और इसे भारत और नेपाल तथा भारत भूटान की सीमा की रखवाली का काम सौंपा गया है। तो वर्ष 2001 में ये भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कर रहा है, और 2004 से ये भारत और जो भूटान है उसकी सीमा की अतिरिक्त जिम्मेदारी से सौंपी गई है। फिर लिखा है आपका गाइस, ठीक है, चलिए यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा है देख लेते हैं। महामारी संशोधन महामारी संशोधन अधिनियम 2020, तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त। फिर इसमें लिखा है यह अधिनियम महामारी अधिनियम 1979 में संशोधन करता है, और इस अधिनियम के अंतर्गत महामारी के दौरान देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्तियों के संरक्षण का प्रावधान है। फिर इस अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्तियों पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती जो है अपराध बनाया गया है, और इस अधिनियम में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति कारक हिंसक कार्य के लिए 6 महीने और 7 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गैस ये तब की बात हो रही है, ये क्यों हुआ है, जब 2020 में हम देख रहे थे कोविड के लिए जो डॉक्टर्स हो गए या बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हो गए जो क्या करते थे कि जब जाते थे किसके लिए वैक्सीनेशन टेस्ट करने के लिए जाते थे, तो उन पे क्या है पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद ये कानून आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तथा उनकी संपत्ति, जैसे कि कई बहुत बार ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस चला दी गई, स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर वत्थर फेंके गए, को सामान्य रूप से नुकसान या क्षति पहुंचाने पर 3 महीने से 5 साल तक का कारावास है और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैसे इस बॉक्स में क्या है देखिए, देश के उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, खंडपीठ, क्षेत्रीय अधिकारिता और उसके मुख्य न्यायाधीश तथा जो है इनकी स्थापना वर्ष, तो इन सब के बारे में देखते हैं। वैसे बहुत ही अच्छा सा ये बॉक्स है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि है अपडेटेड है। ठीक है, और हमें पता होनी चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे इसमें उच्च न्यायालय की बात करी गई है, तो हमने कहा टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, 25। ठीक है, तो उसमें एक यहाँ लिखा गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, इसकी हम अगर बात करें जो मुख्य पीठ है, देखिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, बट हाँ इसकी जो मुख्य पीठ है गाइस वो है कलकत्ता में। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है जो खंडपीठ है इसकी, वो देखिए पोर्ट ब्लेयर निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो इसमें है कि राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, मतलब देखिए अगर हम बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय किन दो राज्यों, मतलब एक है आपका वेस्ट बंगाल के लिए और दूसरा एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि अंडमान निकोबार का, इन दोनों का जो एक ही आपका हाई कोर्ट है जो कि है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज़ देखते हैं, इनके मुख्य न्यायाधीश, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस है वो है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लस यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखी है, कार्यवाहक हैं अभी। तो गाइस ये बिल्कुल ही अपडेट मतलब आप देखिए यहाँ पे 10 अगस्त 2021 का है, अभी सितंबर चल रहा है। ठीक है, इससे लेटेस्ट अभी तक कुछ भी नहीं है। चलिए आगे आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे कुछ। देखिए बम्बई हाई कोर्ट आपका कहाँ, तो गाइस ये देखिए मुंबई में है खंडपीठ, आप देख लीजिएगा ये किस किस के लिए, ये देख लेते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन 3 के लिए एक ही है आपका बम्बई हाई कोर्ट। ठीक है, अब इसमें कौन है, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त जो चीफ जस्टिस हैं। फिर हम बात करेंगे मद्रास उच्चतम न्यायालय, ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है, और इसमें कौन है, न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी हैं। फिर यहाँ बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट है गाइस, ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, और इसमें कौन है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी है, और ये क्या है, कार्यवाहक है अभी। तो यहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट कर्नाटक के लिए है, और इसमें है न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं, पटना हाई कोर्ट कहाँ पे, पटना में बिहार के लिए है, और न्यायमूर्ति संजय करोल। फिर आपका है गुवाहाटी हाई कोर्ट है आपका किसके लिए है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में है, और इसमें है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। फिर है राजस्थान हाई कोर्ट की बात करेंगे, जयपुर में है, राजस्थान के लिए है न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती। फिर इसमें लिखा है कि उड़ीसा हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे है गाइस, कटक में है, उड़ीसा में। और फिर इसमें जो आपके चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति एस मुरलीधर हैं। ठीक है, ये सब अभी अभी नए नए बने गाइस। ठीक है, जो ये डार्क ब्लैक से है ना, ये जो बोल्ड है, ये सारे अभी देखिए नए नए हैं। फिर इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है आपका, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी दोनों के लिए है।
ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, मतलब श्रीनगर और जम्मू लिखा है यहाँ पे, और लिखा है यहाँ कौन है, पंकज मित्तल। फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में है अमरावती, अमरावती में है आंध्र प्रदेश के लिए है न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी, इसके चीफ जस्टिस हैं। फिर देखिएगा इस यहाँ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अगर बात करें, जबलपुर में है ग्वालियर इंदौर इसकी खंडपीठ है, और ये मध्य प्रदेश का है, और यहाँ पे लिखा है कि न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, ये भी नए नए बने अभी, ठीक है। तो ये इसके चीफ जस्टिस हैं। और केरल हाई कोर्ट की बात करें तो केरल लक्षद्वीप के लिए है, और इसमें कौन है चीफ जस्टिस, मणिकुमार, न्यायमूर्ति एस मणिकुमार। गुजरात की बात करें, गुजरात के लिए है, और यहाँ पे है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये एनसीटी दिल्ली में है, और इसमें कौन है, न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल। फिर यहाँ पे है पंजाब और हरियाणा के लिए गैस एक ही है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ तीनों के लिए है, और ये है न्यायमूर्ति रविशंकर झा इसके चीफ जस्टिस। फिर है हिमाचल हाई कोर्ट की बात करते हैं तो गैस यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश के लिए है, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत हैं, ये आपके कार्यवाहक हैं। सिक्किम हाई कोर्ट सिक्किम के लिए है आपका, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के लिए है, कहाँ पे है, बिलासपुर में, सिक्किम वाला गैंगटॉक में है, हिमाचल प्रदेश वाला शिमला में है। तो छत्तीसगढ़ के जो न्यायमूर्ति हैं वो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। फिर है उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय नैनीताल में है आपका, उत्तराखंड के लिए है न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान जो है इसके चीफ जस्टिस हैं। झारखंड हाई कोर्ट कहाँ है, रांची में, झारखंड के लिए है सिर्फ, और न्यायमूर्ति रवि रंजन है इसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। फिर गाइस यहाँ पे है झारखंड का देख चुके हैं हम लोग। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय हाई कोर्ट मेघालय के लिए कहाँ पे है, शिलोंग में है, और न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमादर। फिर यहाँ पे है मणिपुर हाई कोर्ट की है, इम्फाल में है मणिपुर के लिए सिर्फ, और इसमें है न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार हैं। फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट है आपका अगरतला में, त्रिपुरा के लिए है, और न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हमीद कुरैशी हैं। फिर गाइस यहाँ पे है तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में है, और जो है तेलंगाना के लिए खाली, और ये है न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तो आई होप आप लोग को गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा है यहाँ पे नागरिक सुरक्षा, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नागरिक सुरक्षा में ऐसे उपाय शामिल है जिसका संबंध वास्तव में युद्ध से नहीं है, ठीक है। नागरिक सुरक्षा के तहत भारत तथा उसके किसी भी भाग में वायु, भूमि, समुद्र और किसी भी अन्य स्थल से होने वाले जो शत्रुओं के हमले से किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान तथा वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना उसके क्या है, प्रभाव से बचाव है। फिर लिखा है होमगार्ड, तो होमगार्ड जो है स्वयंसेवी बल है, इसकी स्थापना आंतरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगे को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करने के उद्देश्य से दिसंबर 1946 में की गई थी, और भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है होमगार्ड के सदस्य बन सकते हैं। फिर है आपका दमकल सेवा, तो दमकल सेवा राज्य का विषय है, और इसे अनुच्छेद 243W के संदर्भ में भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में सार्वजनिक कार्य के रूप में शामिल किया गया है। तो वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि 10 लाख यानी कि 2001 की जनगणना 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगर निगम अपने संबद्ध इलाकों में आग लगने के खतरे की जानकारी देने और ऐसी घटनाएं कम करने के संबंध में योजना तैयार करें। फिर लिखा है पर्सनल लॉ, तो भारत में विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले लोग हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, वसीयत आदि से जुड़े जो पारिवारिक मामले के लिए विभिन्न जो है पर्सनल लॉ है। तो पर्सनल लॉ की विषय वस्तु भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3rd समवर्ती सूची के प्रविष्ट 5 से संबंधित है, और संविधान ने जो है आर्टिकल 254 के प्रावधानों और संघीय विधायिका संसद का विषय है। अब बात करेंगे हम विवाह की। तो गाइस विवाह में क्या लिखा है, विवाह और तलाक से जुड़े कानून को विभिन्न कानूनों में विधिबद्ध किया गया है। तो जो विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू होता है ये है, देखिए, धर्मांतरण विवाह विच्छेद अधिनियम 1866, तलाक अधिनियम 1869, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, काजी अधिनियम 1880, फिर है आनंद विहार अधिनियम 1909, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955,
विदेशी विवाह अधिनियम 1969, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का अधिनियम जो है आपका अधिकार की रक्षा अधिनियम 1986। तो ईसाई समुदाय के संबंध में विवाह और तलाक से जुड़े प्रावधान क्रमशः भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10 में निहित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत किसी मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह को तोड़ने का हक है। ठीक है। फिर लिखा है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 पारसियों के वैवाहिक संबंधों के बारे में है। फिर गाइस यहाँ पे आगे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 अभी भी आया। तो यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजने की मंजूरी। ठीक है। धर्म परिवर्तन के आशय से किए गए जो विवाह है अकृत और शून्य होगा। ठीक है। किसी व्यक्ति तो वो विवाह नहीं माना जाएगा इस। ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से जो है 5 वर्ष तक का कारावास होगा और कम से कम 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। फिर नाबालिग महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में 2 से 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जो जुर्माना है वो 50,000 रुपये तक का हो सकता है। इसी प्रकार अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर क्या है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का प्रयास करने पर क्या है 5 से 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है गोद लेना। तो गोद लेने के लिए हालांकि कोई सामान्य कानून नहीं है, लेकिन हिंदू में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम क्या आपका 1956 और रीति रिवाज की दृष्टि से कुछ वर्गों में इसकी इजाज़त है। ठीक है। फिर लिखा है भरण पोषण। तो पति का अपनी पत्नी के भरण पोषण का दायित्व विवाह टूटने की स्थिति में बनता है, यानी कि तलाक होने के बाद जो पति था वो क्या करता है अपनी पत्नी, जो भी पत्नी थी उनको उनके भरण पोषण के लिए, यानी कि उनका जो काम चलता रहे तो उसके लिए थोड़ा बहुत उनका दायित्व बनता है कि उन्हें पैसे दें, जो भी जिस तरह से भी। ठीक है। तो भरण पोषण का अधिकार पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार न केवल पत्नी और आश्रित बच्चे का है, बल्कि गरीब माता पिता और तलाकशुदा पत्नी का भी है। पत्नी आदि के दावे हालांकि पति के पास पर्याप्त संसाधनों पर निर्भर करते हैं। भरण पोषण के उसके अधिकार को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में विधिवत किया गया है। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून 1986 उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया है और उन्हें तलाक ले लिया है उन्होंने। ठीक है। फिर उत्तराधिकार की बात करते हैं। तो निर्वसीयत और वसीयतनामा उत्तराधिकार कानून को मंजूर करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 बनाया गया है और ये अधिनियम जो है पुडुचेरी में लागू नहीं है। ठीक है। पुडुचेरी में अभी ये लागू नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, भारतीय उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1991 में इस कानून में संशोधन किया गया ताकि माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्सा मिल सके और चाहे वे पति या माता की हो। ठीक है। सॉरी, पिता या माता की हो संपत्ति, तो गाइस दोनों को हिस्सा मिले, पुत्र को भी पुत्री को भी। तो गाइस ये थोड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अब किसी को नहीं लगती है तो अलग बात है, बट ठीक है, मिलना चाहिए। तो इसमें लिखा है आनंद विहार संशोधन कानून 2012। तो इसमें लिखा है कि सिखों के विवाह अधिकार जिन्हें आनंद कारज कहा जाता है, उनकी वैधता के संदेहों को मिटाने के लिए आनंद विहार कानून 1909 बनाया गया था और इसमें विवाह के पंजीकरण का प्रावधान नहीं है। हिंदू विवाह कानून 1955 सभी हिंदुओं, बौद्ध, जैनियों और सिखों पर लागू होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है चुनाव कानून और चुनाव सुधार। तो संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करने के संबंध में कानून इस प्रकार हैं। क्या? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, परिसीमन अधिनियम 2002,
फिर यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010। लिखा है इन अधिनियमों को लागू करने का काम विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग करता है। तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली, जिसे चुनावों का फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले आओ तो पहले पाओ। ठीक है, अब लिखा है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। ओके, तो लिखा है भारत के पहले परिसीमन आयोग का गठन कब होता है? 1952 में हुआ था और वर्तमान में 2001 की जनगणना के आधार पर है। वैसे ये हम थोड़ा सा कहाँ पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं पॉलिटी में, कि जब भी चुनाव होने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, परिसीमन होता है। ठीक है, ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, सही से समझ में आएगा। यहाँ लिखा है 2026 तक क्या होता है, ताज़ा परिसीमन का काम जो है हाथ में लेने पर वर्तमान संवैधानिक रोक को बढ़ाने का फैसला किया गया है। मतलब जो ये परिसीमन होता है गाइस ना, परिसीमन आयोग का गठन जो होता है वो आपका 2026 तक नहीं होगा। यानी कि जो हिसाब किताब चल रहा है सीट्स का या जनसंख्या के आधार पर जो भी, तो जब चुनाव होते हैं ना तो वो उतना ही रहेगा। हालांकि जिसे चेंज होना चाहिए था, जो कहीं जाके अभी रुक गया है, वो अभी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि जनसंख्या भी बढ़ रही है आपकी, तो उस हिसाब से जो हमारी सीट्स हैं लोकसभा में, ठीक है, वो उतनी की उतनी है, कुछ ना बढ़ रही है ना घट रही है, उतनी की उतनी है। जो कि हर 10 वर्ष पे इसमें था कि चेंज होती जाएंगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो सीट्स चेंज होती जाएंगी। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में 80 हैं तो 80 से बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा बढ़ नहीं रही है। 2026 तक तो ये सब थम गया है। ठीक है, अब 2026 के बाद देखते हैं क्या होगा। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। तो ईवीएम का इस्तेमाल देश में प्रयोग के आधार पर वर्ष 1982 में शुरू किया गया। अच्छा, तो वैसे ये कब स्टार्ट हुआ था? देखिए, ईवीएम 1982 में हुआ था और 2004 के लोकसभा चुनाव में देश भर में सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, 2004 की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है जो आपका है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल, बेंगलुरु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि यहाँ पे लिखा है ECIL, और हैदराबाद ने वर्ष 1989 में ईवीएम जो है विकसित किया था। किसने किया था? तो गैस ये आपका लिखा है, आपका है ECIL। ओके, मतदाता फोटो पहचान पत्र। तो निर्वाचन आयोग ने 1993 में देश भर में मतदाता फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनाव में फर्जी मतदान को रोका जा सके, जो कि ऐसा होता नहीं था उस वक्त। अब थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं तो अब थोड़ा सा इजी मतलब होता है ऐसा। ठीक है, रोका जा सकता है फर्जी वाला। फिर लिखा है मतदाता सूची को आमतौर पर हर वर्ष 1 जनवरी से संशोधित किया जाता है और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र इस तारीख से जो है आपकी 18 वर्ष या उससे अधिक है, मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र है। मतलब क्या है, 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, वे इसके लिए क्या है, आवेदन कर सकता है मतदान के लिए। अब यहाँ लिखा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखा है 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित। यानी आपको याद रखना है कब होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को। महिलाओं के लिए सीट आरक्षण। तो गाइस आइए ये भी देखते हैं। लिखा है पिछले कई वर्षों से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु लगातार मांग उठती रही है। तो वर्ष 1992 में किए गए संविधान संशोधन कौन कौन सा, 73 और 74 में ऐसी ही मांग को जो है समर्थन दिया गया और इसके आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं में सीट आरक्षण के लिए जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अवमानना केस में दोषी। चलिए कुछ नया है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन, SA बोबड़े, ठीक है, और पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बारे में किए गए ट्वीट्स के लिए क्या है, अवमानना का दोषी करार दिया गया। तो गाइस अवमानना तो ये भी कभी कभी होता है। तो ये फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BS गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सुनाया। कहते है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा जो है 12 के तहत निर्धारित सजा के प्रावधानों के अनुसार दोषी को 6 महीने की कैद और 2000 रुपये तक की नकद जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो वैसे ये क्या है 2000 रुपये, तो कोई भी दे देगा। फिर लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। लिखा है लोकसभा और विधानसभा में इस समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को संविधान के आर्टिकल 330 और 332 में स्थान मिले। संविधान के आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर समाज के
इस छोटे वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करके संविधान में उसके लिए पर्याप्त सुधार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कितने गाइस? 2 व्यक्तियों को। फिर लिखा है आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी। देखिए गाइस, बाकी तो कितनी राजधानियाँ होती हैं, आंध्र प्रदेश में जो राजधानी बनी तो 3 बन गई। ठीक है, एक अपने तो याद होती नहीं है, यहाँ पे 3 है। लिखा है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा 3 राजधानियों के संबंध में विधेयक आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य के निर्माणाधीन अमरावती को क्या बनाया गया? विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो विधायी राजधानी बनाया गया। तटवर्ती जो विशाखापट्टनम है उसको क्या बनाया गया? कार्यकारी राजधानी बनाया गया। और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो अभी कहाँ की बात है? ये 21 जुलाई 2020 की। अब यहाँ लिखा है कि राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 के तहत अमरावती महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, फिर क्या होता है कि यहाँ जो है ये हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक। कोई सुझाव हो या पसंद आई हो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल शेयर भी करिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखिए, पसंद आए तो बिल्कुल करिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम इस यहीं पे इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। एक बार हम फिर से अपना जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा आइडिया रहे भी हमारा कितना हो गया, कितना बचा है। तो कल जो हम है मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो श्रम और रोजगार पे आएगी। फिर गाइस ऐसे ही चलते चलते जनसंख्या है, आयोजना है, आपका ग्रामीण विकास है, ऐसी बहुत सारे हैं। इसमें करते करते हम इस बुक को कर देंगे फटाफट ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके संग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।